नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेना में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव और उसके प्रमुख अध्यक्षों के उस दिलचस्प सफर पर बात करेंगे जिसने सच में आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 72। साल 1885 में जब पहला अधिवेशन हुआ था तो सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। सोचिए, इतने विशाल आंदोलन की शुरुआत कितनी छोटी और साधारण थी। यही वो मुट्ठी भर लोग थे जो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र का भाग्य तय करने वाले थे। तो चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटा है। कांग्रेस की स्थापना, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, शुरुआती अग्रदूत, कांग्रेस की महिलाएं और इस आंदोलन के प्रमुख नायक। चलिए पहले भाग पर आते हैं, कांग्रेस की स्थापना, या कह सकते हैं एक ऐतिहासिक आंदोलन का जन्म। देखिए, कांग्रेस का गठन दिसंबर 1885 में हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि ए.ओ. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सेवक थे, उन्होंने उस समय के प्रमुख भारतीय बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी थी। पहला सत्र बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जहां हमने बताया ना 72 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से ज्यादातर वकील थे। और हाँ, उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर चर्चाओं में सामने आता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द सेफ्टी वाल्व थ्योरी, यानी शुरुआत से ही जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद। जैसे ही कांग्रेस बनी, एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आया, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इस सिद्धांत का मानना था कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस बनाई ताकि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा और असंतोष उबल रहा था, उसे बाहर निकालने के लिए एक सेफ्टी वाल्व या सुरक्षित रास्ता मिल जाए। मतलब उनके हिसाब से इसका असली मकसद ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था, ना कि उसे खत्म करना। अब इस थ्योरी को लेकर लोगों की राय काफी बटी हुई है। एक तरफ लाला लाजपत राय और आर.पी. दत्त जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस सिद्धांत का पूरा समर्थन करते थे। लेकिन अगर आप आज के आधुनिक इतिहासकारों को देखें तो वो इसे ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं मानते। खैर, हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस समय के अलग अलग नजरियों को निष्पक्ष रूप से समझना है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, शुरुआती अग्रदूत और कैसे एक विविध नेतृत्व तैयार हुआ। जरा इन शुरुआती 4 सालों को देखिए, नेतृत्व कितनी तेजी से बदला और कितना डाइवर्स हो गया। 1885 में बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी पहले अध्यक्ष बने। ठीक अगले साल 1886 में दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में कमान संभाली। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज बने। ये जो विविधता थी ना, यही कांग्रेस की अखिल भारतीय छवि को मजबूत बना रही थी। और इस पूरी जर्नी में हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादाभाई नौरोजी के प्रभाव को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने दशकों तक कांग्रेस को गाइड किया और एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष बनकर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो अब बात करते हैं भाग 4 की, कांग्रेस की महिलाएं और कैसे उन्होंने पुरानी बाधाओं को तोड़ा। राष्ट्रवादी मंच पर महिलाओं का आगे आना सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जिसे बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है। देखिए, एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर हम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर सत्र की अध्यक्षता की थी। इन दोनों के बीच का ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, आंदोलन के वो प्रमुख नायक जो हमें स्वतंत्रता की ओर ले गए। जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा हुआ, कई कद्दावर नेताओं ने इसे नई दिशा दी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार 1924 के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की थी। मौलाना आजाद 1923 के विशेष सत्र में सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा अध्यक्ष बने। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो 1938 और 1939 में चुने गए। हालांकि गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों की वजह से उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। और आज़ादी से ठीक पहले का आखिरी सत्र, वो था 1946 का मेरठ सत्र, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। वैसे इस आंदोलन की प्रोग्रेस में एक और बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पल शामिल है।
1990 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली जी ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया और सच में इतिहास रच दिया। उनका वो भाषण साफ दिखाता है कि संगठन में महिलाओं की भागीदारी कितनी तेजी से बढ़ रही थी। और इन सब दिग्गजों के बीच एक नाम मदन मोहन मालवीय जी का भी है, जिन्हें अपार सम्मान प्राप्त था। खुद महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। आपको पता है, कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा पूरे 4 बार सत्रों की अध्यक्षता करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है, 1909, 1918, 1930 और 1932 में। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए 1 मिनट के लिए जरा इस सवाल पे सोचिए। 1885 में जहां सिर्फ 72 लोग जुटे थे, वहां से लेकर एक आजाद देश के महान वास्तुकारों तक के इस सफर में कांग्रेस के इस लगातार बदलते नेतृत्व ने आखिरकार हमारे स्वतंत्र भारत की पहचान को कैसे गढ़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें इतिहास की गहराई में जाके सोचने पर मजबूर कर देता है।